सत्यमेव जयते। सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चर्चा करेंगे, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नूतन शिक्षा नीति है। आपको बता दूं, यहाँ इसका इंडेक्स है, अनुक्रमणिका है, जिसमें सबसे पहले ये बताया हुआ है कि किस अध्याय में किसकी बात की जानी है। भाग 1 इसमें स्कूल शिक्षा की बात की गई है, ठीक है, और भाग 2 इसमें उच्चतर शिक्षा की बात की गई है। इसी के साथ आज हम देखेंगे कि इसमें भाग 3 है और इसमें अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे जो हैं उसकी बात की गई है। आगे है भाग 4, जिसमें क्रियान्वयन की रणनीति, इसकी बातें की गई हैं। और कुल अध्याय इसमें जो अभी हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वह हैं 27। कुल अध्याय हैं इसमें 27, अर्थात 27 चैप्टर्स हैं इसमें। और इस वीडियो में आज हम जिस अध्याय की चर्चा करने जा रहे हैं वह अध्याय है अध्याय संख्या 9, जिसमें उच्चतर शिक्षा के संबंध में ही 9वां अध्याय है। गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नया और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण, ठीक है, ये आज का विषय रहेगा। 9वें अध्याय पर आधारित आज की वीडियो रहेगी। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बाकी लोगों तक भी इसे शेयर करें, ताकि सभी लोग इस बिंदु को अच्छे से समझ सकें। आप देख सकते हैं सामने लिखा है उच्चतर शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय, अर्थात बहुत सारे गुणों से युक्त विश्वविद्यालय और महाविद्यालय भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नया और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण। तो हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी बातें हमें इसमें सीखने को मिलेंगी। अगर मेरी ओर से कुछ आपको लगे कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो आप नीचे रिप्लाई वाले सेक्शन में ज़रूर जाके लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। 9.1 उच्चतर शिक्षा मनुष्य और साथ ही सामाजिक कल्याण के विकास में अति आवश्यक भूमिका निभाती है। जैसा कि हमें सभी को पता ही है, जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, यही बात लिखी है। जैसा कि हमारे संविधान में भारत को एक लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण, सामाजिक रूप से सचेत, सांस्कारिक और मानवीय राष्ट्र, जहां सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का भाव हो, एक ऐसे राष्ट्र के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है। जो हमारे संविधान में जो बातें लिखी हैं उसकी बात है। एक राष्ट्र के आर्थिक विकास और आजीविकाओं को स्थायित्व देने में भी उच्चतर शिक्षा एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। ज़रूर ऐसा तो सही है कि जो हमारी आर्थिक विकास और बहुत सारी नौकरियां जिससे लगती हैं, वो उच्चतर शिक्षा जो है वो ही हमें ये सब कुछ देती है। जैसे जैसे भारत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और समाज की ओर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे और अधिक भारतीय युवा उच्चतर शिक्षा की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। नॉलेज बेस्ड जो हमारी इकनॉमी है, ऐसे समाज की ओर जैसा हमारा नया वर्ग जो है पढ़ा लिखा बढ़ रहा है, तो उससे जो है उच्चतर शिक्षा ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस जो है हमेशा बढ़ेगी। इसलिए उच्चतर शिक्षा के विषय में जानना जरूरी है। 21वीं सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए, ठीक है, आज की जो ज़रूरतें हैं उसको देखते हुए गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा का जरूरी उद्देश्य अच्छे, चिंतनशील, बहुमुखी प्रतिभा वाले, रचनात्मक व्यक्तियों का विकास करना होना चाहिए, ठीक है। आज की अगर हम अब नीड्स देखते हैं, तो जो उच्चतर शिक्षा है उसके अच्छे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, उसमें सोच रहनी चाहिए, बहुमुखी प्रतिभा वाली जो रचनात्मक व्यक्ति हैं उनका विकास करना चाहिए, ऐसा यहाँ बात करिए। ये एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक विशिष्ट क्षेत्रों में गहन स्तर पर अध्ययन करने में सक्षम बनाती है। अब ये नहीं है कि एक ही किसी क्षेत्र में सक्षम बनाएगी उच्चतर शिक्षा, नहीं, एक से अधिक में भी आपको सक्षम बनाएगी।
और साथ ही चारित्रिक, नैतिक और संवैधानिक मूल्यों, बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मकता, सेवा की भावना और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, भाषा, साथ ही व्यावसायिक, तकनीकी और व्यावसायिक विषयों सहित विभिन्न विषयों में 21वीं सदी की क्षमताओं को विकसित करती है। अब 21वीं सदी में अगर हम किसी एक ही चीज़ को सीखेंगे तो वो हमें उतना विकसित नहीं कर पाएगी जितना कि बाकी दुनिया जो है विकसित हो रही है। तो हमें जो यहाँ बात लिखी गई है कि कोई बाध्यता नहीं है, जो आदमी चाहे वो बन सकता है। अगर वो विज्ञान पसंद करता है विज्ञान पढ़े, सामाजिक विज्ञान, मतलब कोई भी विषय आप एक नहीं उससे अधिक पढ़ सकते हैं। उच्चतर गुणवत्ता वाली शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत उपलब्धि और ज्ञान, रचनात्मक, सार्वजनिक सहभागिता और समाज में उत्पादक योगदान को सक्षम करना चाहिए। ऐसे छात्रों को अधिक सार्थक और संतोषजनक जीवन और कार्य भूमिकाओं के लिए तैयार करना चाहिए और आर्थिक स्वतंत्रता को सक्षम करना चाहिए। जो आर्थिक स्वतंत्रता है, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिकल जो हमारी फ्रीडम है उसको सक्षम करना चाहिए, उसको एकदम स्किल्ड कर देना चाहिए, ठीक है, जिससे बच्चे जो है संतोषजनक जीवन और अपने अपने कार्य भूमिकाएँ जो हैं उसको समझ सकें। अब आगे है, व्यक्तियों के समग्र विकास के उद्देश्य के लिए आवश्यक है कि पूर्व विद्यालय से उच्चतर शिक्षा तक सीखने के प्रत्येक चरण में कौशल और मूल्यों का एक निर्धारित सेट शामिल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूर्व विद्यालय में कुछ पढ़ा ही नहीं और डायरेक्ट उच्चतर शिक्षा में ही उसको पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं। पूर्व जो विद्यालय है अर्थात हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन रहती है वो भी डिपेंड करेगी। अगर कोई बच्चा प्राइमरी में जाके विज्ञान को थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर देता है तब जाके वो सेकेंडरी में उसको अच्छे से पढ़ पाएगा। इसलिए पहले ही उसको एक सेट जो है वो दिया जाएगा जिसको वो पढ़ेगा और उसके बाद जाके किसी दूसरे विषय में भी आगे जाके पढ़ सकता है। अब आगे बात करते हैं सामाजिक स्तर पर उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य। अब बात करते हैं सोसाइटी लेवल पर, है ना, कम्युनिटी लेवल पर। सामाजिक स्तर पर उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र को प्रबुद्ध, यानी कि राष्ट्र को बहुत बुद्धिमान, सामाजिक रूप से जागरूक और समाज में जो भी बातें होती हैं उसमें हर बंदा जागरूक रहे ऐसा जानकार और सक्षम बनाना है। ये उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो अपने नागरिकों का उत्थान कर सके ऐसा बनाना है और अपनी समस्याओं के लिए सशक्त समाधानों को ढूंढकर लागू कर सके। यानी कि कोई समस्या आ जाए तो किसी पर डिपेंड ना रहे, खुद ही उसके लिए सशक्त बन जाए और खुद ही समाधान ढूंढ ले, ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। उच्चतर शिक्षा देश में ज्ञान निर्माण और नवाचार का आधार भी बनाती है। इसमें ज्ञान निर्माण भी होता है, इन्वेंशंस का एक आधार बनाती है, आधार बना रही है, अर्थात वहीं से इन्वेंशन शुरू होंगी, वहीं से एक नया ज्ञान जो है वो खुल के सामने आएगा और इसके चलते राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो है इससे बहुत ही बढ़ जाएगी, ऐसी आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। क्यों नहीं बढ़ेगी? जब नॉलेज बहुत सारी आ जाएगी बच्चों के पास तो बहुत सारी नई नई चीज़ें बनेगी। हमें विदेशों पर जो है वो निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, हमारे देश में ही बुलेट ट्रेन बनेगी, जहाज़ बनेंगे इत्यादि। इसलिए उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत रोजगार के अवसरों का सृजन करना ही नहीं, सिर्फ एक आदमी का रोजगार ही जो है वो पैदा करना उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य नहीं, बल्कि अधिक जीवंत और सामाजिक रूप से जुड़े हुए सहकारी समुदायों के साथ मिलकर एक अधिक खुशनुमा, सामंजस्यपूर्ण, सुसंस्कृत, उत्पादक, अभिनव, प्रगतिशील और समृद्ध राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना है। ये यहाँ पर बताया हुआ है कि अधिक खुशनुमा हो जाएगा जब हम लोग उच्चतर शिक्षा की ओर ध्यान देंगे, सामंजस्यपूर्ण हो जाएगा, एक दूसरे की बातें सुनी जाएंगी, अच्छा सुसंस्कृत दिखेगा, उत्पादक होगा, यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ेगी,
नया, जिसको कहते हैं इनोवेटिव, अभिनव, प्रगतिशील, है ना, और समृद्ध राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना है। अब आगे है, वर्तमान में भारत में उच्चतर शिक्षा प्रणाली की कुछ एक प्रमुख समस्याओं में निम्नलिखित शामिल हैं। अभी जो प्रेजेंट टाइम में हमारी समस्याएं हैं वो यहाँ लिखी हैं, जो शामिल हैं, यहाँ शामिल की गई हैं। क्या समस्याएं हैं? गंभीर रूप से खंडित उच्चतर शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र, जो बायोलॉजिकल एक तंत्र है वो गंभीर रूप से खंडित है, टूटा फूटा है, ऐसी यहाँ पर बात की गई है। दूसरा, संज्ञानात्मक कौशल के विकास और सीखने के परिणामों पर कम बल दिया जाता है। अर्थात हम कहते हैं ना, जिसको एक हमारे दिमाग में कॉग्निटिव नॉलेज है, एक सोचने समझने की शक्ति है, हम सोचते नहीं हैं, सिर्फ जो बुक पे लिखा है वही पढ़ लेते हैं, उसी को समझ लेते हैं, पर अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करता है और सीख नहीं सकते ना, तो इसी पर उसके परिणामों पर कम बल दिया जाता है। अगर किसी ने कुछ आपको बताने की कोशिश भी की, बुक में नहीं लिखा हुआ है, तो वो नहीं माना जाएगा, वही माना जाएगा जो बुक में लिखा हुआ है, इसलिए उस पर कम बल दिया जाता है। अब आगे है, ग लिखा है, विषयों का एक कठोर विभाजन। जो विषय हैं उनका एक ना बहुत हार्ड डिवीज़न की हुई है उसकी। विद्यार्थियों को बहुत पहले ही विशेषज्ञ और अध्ययन के संकीर्ण क्षेत्रों की ओर ढकेल देना। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको पहले ही एक जो स्पेशलिस्ट है उसके पास, और अध्ययन का एक बहुत छोटा सा क्षेत्र बन जाता है, उसी की ओर ढकेल देना। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा साइकोलॉजी पढ़ता है तो उसको साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में ही भेज दिया जाता है और वहीं पर उसको रह कर के पढ़ना है। इधर उधर जाने की कोई मतलब उसका औचित्य ही नहीं बनता आज की एजुकेशन में, ऐसा माना जाता है। उसके बाद है सीमित पहुंच, ठीक है, एक लिमिटेड अप्रोच है। विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में यहाँ कुछ एक ही ऐसे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं जो स्थानीय भाषाओं में पढ़ाते हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्र जो हैं वहाँ पर विश्वविद्यालय और जो महाविद्यालय हैं कुछ ही हैं, यहाँ पर स्थानीय भाषाओं में पढ़ाते हैं। ज़्यादातर जो है भाषाएं जो हैं वो लदी हुई हैं, यही इसी भाषा में पढ़ना है, इसी भाषा में पढ़ना है, स्थानीय भाषाओं की उसमें कोई बात ही नहीं होती। अब आगे है सीमित शिक्षक और संस्थागत स्वायत्तता। सीमित शिक्षक हैं और किसी संस्था का कोई एक हेड होगा, वही हेड कहलाएगा। अब आगे है योग्यता आधारित करियर प्रबंधन और संकाय और संस्थागत लीडरों की प्रगति के लिए अपर्याप्त तंत्र। योग्यता आधारित करियर प्रबंधन है जिसमें जो योग्यता है उसका करियर उसी में ही बने, और अपर्याप्त तंत्र है, पर्याप्त तंत्र नहीं है। बहुत सारी मतलब एक कहते ना बहुत बड़ा कोई साधन होंगे या समझने के लिए कोई जगह मिलेगी, ऐसी कोई जगह नहीं है, तो अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है। अच्छा में लिखा है अधिकांश विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शोध पर कम बल, रिसर्च पर कम बल दिया जाता है और विषयक अनुशासनों में पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी समीक्षा शोध निधियों की कमी। एक तो कम बल दिया जाता है रिसर्च पे, दूसरे जो विषय हैं उनमें इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शी नहीं है, और प्रतिस्पर्धी समीक्षा शोध निकायों की कमी। और कोई उसका मतलब कंपटीटर आ जाएगा, उसकी समीक्षा करेगा जो शोध हुए हैं उसके ऊपर, उसमें भी बहुत सारी कमी है। अब किसी ने शोध कर दिया, उसी को ही सर्वमान्य मान दिया गया, और उसके ऊपर दूसरी शोध किसी को करने भी नहीं दिया जाता है, तो उसके ऊपर जो शोध है वो भी करना चाहिए ताकि उसमें जो कमियां रह गई हैं उसको पूरा किया जा सके। अब आगे है उच्चतर शिक्षा संस्थानों में गवर्नेंस और नेतृत्व क्षमता का अभाव। जो हायर एजुकेशन है उसमें जो गवर्नेंस है और जो उसमें नेतृत्व है उसकी क्षमता का अभाव है, ठीक है। अब आगे है एक अप्रभावी विनियामक प्रणाली। एक अप्रभावी विनियामक प्रणाली है एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कोई प्रभाव इफेक्टेड नहीं है, ठीक है, और बहुत सारे संबद्ध विश्वविद्यालय
जिनके परिणाम स्वरूप अवर स्नातक शिक्षा के निम्न मानक, ठीक है, जो उच्चतर स्नातक शिक्षा है उसको निम्न माना गया है। इसका रीज़न यही है कि बहुत सारे जो विश्वविद्यालय हैं वो संबद्ध विश्वविद्यालय हैं। अब आगे बात करते हैं 9.3। यहाँ लिखा है, ये नीति उच्चतर शिक्षा प्रणाली में आमूल चूल बदलाव और नए जोश के संचार के लिए उपयुक्त चुनौतियों को दूर करने के लिए कहती है, जैसे सभी युवा लोगों को उनकी आकांक्षा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण समान अवसर देने वाली एक समावेशी उच्चतर शिक्षा मिले। इस नीति की दृष्टि में वर्तमान उच्चतर शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन शामिल हैं। अब ये जो नई नीति आ रही है ना, नए परिवर्तन जो हैं वो इसमें होने चाहिए। वो कौन कौन से हैं हम उनकी यहाँ पर चर्चा करते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? ऐसी उच्चतर शिक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ना जिसमें विशाल बहुविषयक, यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हों, ठीक है। सबसे पहले विश्वविद्यालय और महाविद्यालय बहुत सारे हों, कि यहाँ प्रत्येक ज़िले में या उसके पास कम से कम एक, और पूरे भारत में अधिकतर HEI ऐसे ही हों, अर्थात एक ज़िले में एक करने की बात की जा रही है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय जो हैं बढ़ाए जाएं, ऐसी बात यहाँ लिखी है, जो स्थानीय भारतीय भाषाओं में शिक्षा या कार्यक्रमों का माध्यम प्रदान करते हों, और यहाँ पर लोकल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने की भी बात की गई है। अब आगे है ख, और अधिक बहुविषयक स्नातक शिक्षा की ओर बढ़ना। और अधिक बहुविषयक स्नातक शिक्षा की ओर बढ़ना। अब स्नातक जो है किसी 5-6 विषयों में ही अब आज तक स्नातक होते हैं ज़्यादातर लोग, ज़्यादा विषय नहीं है स्नातक होने के लिए, है ना। स्नातक किसे कहेंगे? BA को, ग्रेजुएशन जिसे कहते हैं, उसमें बहुत कम सब्जेक्ट्स में ही बच्चे जो हैं अभी तक स्नातक हो रहे हैं पूरे भारत देश में। उसमें ज़्यादा विषय शामिल किए जाएंगे। संकाय और संस्थागत स्वायत्तता की ओर बढ़ना। अब आगे है, विद्यार्थियों के अनुभव में वृद्धि के लिए पाठ्यचर्या, शिक्षण शास्त्र, ठीक है, मूल्यांकन और विद्यार्थियों को दिए जाने वाले सहयोग में आमूल चूल परिवर्तन करना। विद्यार्थियों के अनुभव में वृद्धि के लिए एक्सपीरियंस उनका जो है उसकी ग्रोथ हो, और पढ़ने की जो पाठ्यचर्या है उसमें शिक्षण शास्त्र, मूल्यांकन और विद्यार्थियों को दिए जाने वाले सहयोग में आमूल चूल परिवर्तन करना, इन सब में परिवर्तन किया जा रहा है नई शिक्षा नीति में। शिक्षण अनुसंधान और सेवा के आधार पर योग्यता, नियुक्तियों और करियर की प्रगति के माध्यम से संकाय और संस्थागत नेतृत्व की स्थिति की अखंडता की पुष्टि करना। शिक्षण अनुसंधान और सेवा के आधार पर योग्यता, नियुक्तियों और करियर की प्रगति के माध्यम से संकाय और संस्थागत नेतृत्व की स्थिति की अखंडता की पुष्टि करना। आगे है, सहकर्मी द्वारा समीक्षा की गई उत्तम अनुसंधान। सहकर्मी द्वारा समीक्षा की गई उत्तम अनुसंधान और विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सक्रिय रूप से अनुसंधान की नींव रखने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF की स्थापना। जो सहकर्मी है उसके द्वारा अगर कोई समीक्षा की गई है एक उत्तम अनुसंधान की, एक उत्तम रिसर्च की, और विश्वविद्यालयों कॉलेजों में सक्रिय रूप से अनुसंधान की नींव रखने के लिए, मतलब एक्टिव रूप से रिसर्च की नींव रखने के लिए NRF की स्थापना की जाएगी। ठीक है, NRF क्या है? राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, ठीक है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये रखी जाएगी। अब आगे है, शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता वाले उच्चतर योग्य स्वतंत्र बोर्डों द्वारा HEI का गवर्नेंस। ठीक है, शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता वाले, जो शैक्षणिक हैं एजुकेशनल हैं और जो प्रशासनिक हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, ऐसे उच्चतर योग्य स्वतंत्र बोर्डों द्वारा HI का गवर्नेंस होगा। ठीक है,
HEI हायर एजुकेशन का गवर्नेंस होगा, वहीं से वो चलाए जाएंगे। व्यावसायिक यानी कि प्रोफेशनल शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा के सभी एकल नियामक द्वारा लचीला लेकिन स्थायित्व प्रदान करने वाला विनियमन। अब आगे है जहाँ में लिखा है उपायों की एक श्रृंखला के माध्यम से पहुँच। उपायों की एक श्रृंखला के माध्यम से पहुँच, समता और समावेशन में वृद्धि, इसके साथ ही उत्कृष्ट सार्वजनिक शिक्षा के लिए अधिक अवसर, वंचित और निर्धन छात्रों के लिए निजी परोपकारी विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रवृत्ति में पर्याप्त वृद्धि, ओपन स्कूलिंग, ऑनलाइन शिक्षा और मुक्त दूरस्थ शिक्षा ODL और दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए सभी बुनियादी ढांचे और शिक्षण सामग्री की उपलब्धता और उस तक उनकी पहुंच। ये पहले भी होता आ रहा है लेकिन अब इसमें कुछ सुधार की अपेक्षा है, ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा होगा। ठीक है, पहले स्कॉलरशिप कम मिलती थी, अब स्कॉलरशिप ज़्यादा मिलेगी, ऐसा कहा जा रहा है। ओपन स्कूलिंग होगी, ऑनलाइन शिक्षा होगी, ODL होगा और दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए भी यहाँ पर अलग अलग बातें करी गई हैं। शिक्षण सामग्री की उपलब्धता होगी और उनका तक पहुँच होगी। अब पॉइंट आगे आता है 10, इसके विषय में हम बाद में पढ़ेंगे। ये था हमारा 9वां पॉइंट जिसे हमने पढ़ा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमारे सामने रख सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे और तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से हमारा चैनल जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं, खुद भी देखें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।